Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 6, the Sangam Age, Kingdoms, and the Social and Economic Conditions. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything. In part 2, we'll start part 3 with this topic, जो है position of women. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औरतों की कंडीशन कैसी थी भाई उस टाइम पे, किस टाइम पे, संगम एज में। तो बेटा अगर हम बात करें संगम एज की सोसाइटी की, तो वहाँ का एक बहुत ही फैक्सीनेटिंग फीचर था कि उस टाइम में जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अगर एक फैमिली में 4 भाई हैं तो वो चारों सारे मिलजुल कर एक ही घर में रहेंगे, जो आज पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई बार सर्विस की वजह से, जॉब की वजह से, या कई बार और किसी वजह से। पर पहले की बात अगर हम करें, संगम एज की जो सोसाइटी थी उसकी बात करें, तो उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता था। कुछ औरतों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, कुछ औरतें अच्छा पढ़ लिख लेती थी, पर फिर भी उनका जो स्टेटस होता था सोसाइटी में वो मेन के इक्वल तो नहीं था। उनके पास राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं था। क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि भाई फीमेल जो होती है वो भी घर खरीद सकती है, प्लॉट कर सकती है, प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर सकती है, पर पहले ऐसे नहीं था। इस टाइम में जो औरतें थी वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पर नहीं कर सकती थी, खुद प्रॉपर्टी नहीं इनहेरिट करती थी। अच्छा बेटा, उस टाइम में भी जो कुछ औरतें थीं वो असेटिक थीं। असेटिक बोले तो तपस्विनी थीं। ठीक है, औरतों में कुछ औरतें तपस्विनी औरतें भी थीं जो जैन ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती थीं। ठीक है बेटा, जो वर्शिप होती थी कन्नगी की और पट्टिनी की, उस वर्शिप को देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि सोसाइटी में चेस्टिटी की कितनी वैल्यू होती थी, है ना। ऐसा कहा गया है कि ग्रेटेस्ट फेमिनाइन वर्च्यू क्या ही है, चेस्टिटी ही है। ठीक है, फेमिनाइन वर्च्यूज़ में सबसे बड़ा वर्च्यू औरत की चेस्टिटी, उसकी प्योरिटी ही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो तमिल्स अब तक पट्टिनी देवी की मूर्ति की पूजा करते आए हैं, उनकी इमेज को उन्होंने अपने मंदिरों में प्रिजर्व किया है। तो क्या पढ़ा बेटा हमने विमेन की पोजीशन में कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता था, कुछ औरतों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, पर उनका स्टेटस मैन के बराबर नहीं था। उनके पास राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं था, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकती थी। कुछ एस्थेटिक विमेन भी थी जो जैन ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती थी। कन्नगी और पट्टिनी को पूजा जाता था, इनको पूजा जाता था। इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि फीमेल की चेस्टिटी की, उसकी प्योरिटी की कितनी इम्पोर्टेंस थी। अगर हम पट्टिनी देवी की बात करें तो इनकी इमेजेस को प्रिजर्व किया गया, उसकी वर्शिप की गई अब तक, अभी तक। ठीक है, अनटिल वेरी रिसेंटली। In fact, the images of Patini Devi were being preserved and worshipped by Tamils in their temples until very recently. अब हम बात करेंगे बेटा रिलीजियन एंड रिलीजियस रिचुअल्स की, धर्म की बात करेंगे अब हम, और धार्मिक अनुष्ठानों की। धर्म की बात करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों की बात करेंगे, कर्मकांड की बात करेंगे। बेटा देखो, जब क्रिश्चियन एरा की शुरुआत हुई तो इसकी जब अर्ली सेंचुरीज थी तो उस टाइम में क्या हुआ, जो तमिल लोग थे, है ना, और स्पेशली तमिल्स में भी कौन, उनकी रूलिंग क्लास, उनका अपर सेक्शन, इसने ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, क्रिश्चियन एरा की शुरुआत की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग सेंचुरीज़ की बात करें, तो तमिलियंस ने किस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लिया था, ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये एक्सेप्टर्स कौन थे, तमिल सोसाइटी के अपर सेक्शंस, तमिल सोसाइटी की रूलिंग क्लास, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। जो राजा होते थे वो वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया करते थे, जो ब्राह्मण्स थे वो वैदिक हिम्स को चैंट किया करते थे, सुनाया करते थे, पढ़ते थे। ठीक है, तो राजा लोग बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइस करना चालू हो गए थे तमिल रीजन के। जो ब्राह्मण्स थे वो पढ़ते भी थे, चैंट भी करते थे, वैदिक हिम्स को बोलते थे। ठीक है,
और क्या होता था बेटा साथ ही साथ में? बेटा लोगों के बीच में वाद विवाद होते थे, है ना? पब्लिक डिस्कशंस होते थे, किस चीज़ को लेके, वेदांत को लेकर, वैदिक फ़िलॉसफ़ी को लेकर। मतलब सोचो कितनी ओपन सोसाइटी थी कि लोग डिबेट करते थे, आर्ग्यूमेंट्स देते थे, पब्लिक डिस्कशंस होते थे वेदांत को लेकर, वैदिक फ़िलॉसफ़ी को लेकर। विष्णु जी की पूजा हुआ करती थी और इस टाइम में विष्णु जी ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। पर जो चीफ डाइटी थे हिली रीजन में वो थे मुरुगन। ठीक है, विष्णु जी को भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली यहाँ पर जो चीफ डाइटी थे हिली रीजन में वो कौन थे? मुरुगन। अब बेटा मुरुगन कौन है? हिंदू गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि ये शिव और पार्वती के बेटे थे। ठीक है, कौन थे? शिव और पार्वती के बेटे थे मुरुगन, और इन्हें माना जाता है हिंदू गॉड ऑफ वॉर। आप लोगों ने कार्तिकेय भगवान का नाम सुना होगा, गणेश जी के भाई। शिव पार्वती के दो बेटे, एक गणेश जी एक कार्तिकेय, है ना? तो जो कार्तिकेय हैं उनको ही क्या भी कहा जाता है? मुरुगन। तो हिली रीजन्स में किसकी पूजा होती थी बेटा? मुरुगन की। बेटा इसी टाइम में जैनिज्म भी बहुत फ्लरिश कर रहा था, है ना? बुद्धिज्म के साथ साथ ये दोनों ही सेक्ट रॉयल पैट्रनेज को एंजॉय कर रही थी। बहुत सारे जो राजा वगैरह थे उन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था। बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज ये जैन मंक्स, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनवा रहे थे। डेड बॉडीज को क्रीमेट करना इस टाइम में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बेटा आप लोगों को पता ही होगा क्रीमेट करने का मतलब क्या होता है? दाह कर्म करना। दाह करने का मतलब क्या होता है? जला देना। तो डेड बॉडीज़ को जलाना इस टाइम में चालू हो गया था। ऑल दो मिजोलिथिक प्रैक्टिस फॉर द डिस्पोजल ऑफ बॉडी कंटिन्यूड, पर कई कई जगह अभी भी ब्यूरी करना, बरी करने का जो तरीका था वो भी कंटिन्यू था। अब हम पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक कंडीशंस को। तो जो संगम लिटरेचर है वो हमें कंप्लीट और एक अच्छी, एक ट्रू पिक्चर देता है इकोनॉमिक कंडीशंस की। पहला हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, सोसाइटी का एक बड़ा पोर्शन, बड़ा परसेंटेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता था। लैंड इंडिविजुअल की अपनी हुआ करती थी, स्टेट की भी हुआ करती थी, राजाओं की भी ज़मीनें थी, पर लोगों की भी थी। लैंड उस टाइम में बहुत फर्टाइल थी, प्लेंटी ऑफ ग्रेन थी, मीट फिश सब कुछ यहाँ पर इजीली होता था। जो चोला कंट्री थी उसे वाटर देती थी, उसे पानी देती थी रिवर कावेरी। अबाउट दिस कंट्री देयर वॉज अ सेइंग, इस कंट्री के लिए एक सेइंग है, द स्पेस इन विच एन एलिफेंट डिड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ ग्रेन टू फीड 7%। जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ज़मीन इतनी फर्टाइल थी, इतनी उपजाऊ थी कि ऐसा कहा जाता है कि जितनी जगह में एक हाथी बैठेगा ना उसमें इतनी ग्रेन प्रोड्यूस हो सकती थी जिसमें 7 आदमियों को आप खाना खिला दो। मतलब 7% को फीड करने जितनी जो ग्रेन चाहिए वो कहाँ पर मिल जाएगी? सिर्फ एक हाथी जहाँ बैठ जाए उतनी जगह पे। चेरा रीजन भी जाना जाता था बफेलोस के लिए, जैक फ्रूट के लिए, पेपर के लिए और टर्मरिक के लिए। फिर से ध्यान से सुनो, जो चोला कंट्री थी उसको पानी देती थी रिवर कावेरी। ज़मीन इतनी फर्टाइल थी कि ऐसा माना जाता था, कहा जाता था कि एक हाथी जितनी जगह में बैठता उतनी जगह में अगर आपने ग्रेन प्रोड्यूस कर दी तो वो ग्रेन से 7 लोगों को फीड किया जा सकता है। चेरा रीजन भी बहुत ज़्यादा नोन था बफेलोस के लिए, जैक फ्रूट के लिए, पेपर के लिए, टर्मरिक के लिए। टर्मरिक बोले तो हल्दी, पेपर बोले तो काली मिर्ची। बेटा जितने रिच लोग थे वो खुद ज़मीनों को प्लो नहीं करते थे, लेबर्स को बुला लेते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? परियार। उन्हें क्या कहा जाता था? परियार्स। तो जो रिच लोग थे ज़मीनों पे खुद खेती नहीं करते थे तो कौन खेती करता था? तो खेती करते थे हायर्ड लेबर्स। जो परियार्स थे वो एनिमल स्किन का भी ट्रेड करते थे। ठीक है, जिससे क्या बनाया जाता था? मैट्स। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुन लो कि कावेरी का पानी जाता था चोल कंट्री को, ज़मीनें बहुत फर्टाइल थी, रिच लोग कभी खेती किसानी करते नहीं थे। ठीक है, ये लोग हायर कर लेते थे लेबर को जिनको कहा जाता था परियार्स,
और ये जो परियार्स होते थे, ये रिच लोगों के लिए काम तो करते थे, उनकी ज़मीनों को कल्टीवेट तो करते ही थे, साथ ही साथ एनिमल स्किन में ट्रेड करते थे और इससे क्या बनाते थे, मैट्स। देखो ट्रेड कौन करते थे एनिमल स्किन में, परियार्स। और इस एनिमल स्किन में ट्रेड क्यों होता था, क्योंकि उससे क्या बनते थे, मैट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड को, व्यापार को। जो रूलर्स होते थे उनके पास बहुत बड़ी इनकम आती थी ट्रेड ट्रांजैक्शन से, मतलब व्यापार बहुत अच्छा खासा होता था। बहुत सारे क्राफ्ट्स थे, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे जिनका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है। बेटा अगर हम एपिक मनी मेकलाई की बात करें तो उसे लिखा था एक ग्रेन मर्चेंट ने, जो कहाँ का था, मदुरई। मदुरई के एक अनाज बेचने वाले व्यापारी, एक अनाज के व्यापारी ने, ठीक है, अनाज के व्यापारी ने लिखी थी एक महाकाव्य जिसका नाम था मनी मेकलाई। जो तमिल लिटरेचर है वो बताता है कि भैया बहुत सारे आइटम में ट्रेड होता था, जैसे स्पाइसेस, मसाले, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियाँ, पर्ल्स, मोती, सी प्रोडक्ट्स, इन सब में ट्रेड हुआ करता था। अगर आप तमिल लिटरेचर को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये लोग किन 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 चीज़ों में ट्रेड किया करते थे। ठीक है, ये तो कुछ प्रोडक्ट्स हुए जैसे स्पाइसेस, सैंडलवुड, पर्ल, सी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन, बहुत सारे टाइप के टेक्सटाइल, उनका भी ट्रेड होता था। अच्छा, हमें यहीं पर जिक्र इस बात का, बेटा संगम लिटरेचर से हमें इंफॉर्मेशन फॉरेनर्स के रिगार्ड्स में भी पता चलती है कि भाई उस टाइम में भी बहुत सारे फॉरेनर्स कोस्टल टाउन को विजिट करने आते थे। क्यों आते थे, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। उन्हें संगम एज में लोग क्या कहते थे, यवनास या यवनी। क्या कहते थे, यवनी लोग। ठीक है, फॉरेनर्स को क्या कहा जाता था, यवनी। याद रखना, फॉरेनर्स को क्या कहते थे, यवनी। फॉरेनर्स भी आते थे कोस्टल टाउन में, क्यों आते थे भाई, ट्रेड करने के लिए। अगर हम विदेशियों द्वारा भारत में लाई गई चीज़ों की बात करें कि भाई ये विदेशी क्या क्या लाते थे, तो उसमें मेटल लैम्प्स थे, ठीक है, वाइन की बॉटल्स थी, बहुत सारी दूसरे आर्टिकल्स थे। तो बहुत सारी बेटा हमें बॉटल्स मिली हैं, डिफरेंट शेप्स के लैम्प्स मिले हैं, जो कि के प्रोमिनेंट आइटम्स थे ट्रेड के, जो इंडिया करता था किसके साथ, फॉरेनर्स के साथ। तो विदेशों द्वारा भारत में लाई गई जो वस्तुएं हैं उनमें मेन क्या थी, मेटल लैम्प्स थे, ठीक है, शराब की बोतलें थीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एमंग द आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड ब्रॉट टू इंडिया, मतलब ये जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में लेके आते थे, क्या क्या लेके आते थे, मेटल लैम्प्स एंड बॉटल ऑफ वाइन। बहुत सारे रोमन ट्रेडर्स बेटा साउथ इंडिया में आकर रहने लग गए उस टाइम में। जो पोर्ट था नौरा का, जिसे आज हम कन्नूर कहते हैं, और जो पोर्ट था नेल्सिंडा का, जिसे आज हम कोट्टयम कहते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट पोर्ट थे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के। इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होगा बेटा, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है और ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट के दो पोर्ट, कन्नूर और कोट्टयम, कोट्टयम, ये दोनों पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। कन्नूर कहाँ से था, नौरा से था, और कोट्टयम कहाँ से था, नेल्सिंडा से था। बेटा जो वेस्टर्नर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, जो यवनी लोग थे, वो इंडिया के पेपर को, काली मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ पेपर। आज भी आप लोग देखते होंगे ना कि वहाँ के लोग वो पिज़्ज़ा के ऊपर ब्लैक पेपर, और दुनिया भर की जो भी उनका पास्ता वगैरह बनता है सब में ब्लैक पेपर डालते हैं, है ना। इट देयरफॉर बिगिन टू बी कॉल्ड एज यवन प्रिय, क्योंकि फॉरेनर का प्रिय थी, फॉरेनर लोग उसको पसंद करते थे, और फॉरेनर्स को क्या कहते थे, यवनी, यवना। तो यवन प्रिय मतलब फॉरेनर्स को प्रिय थी क्या, काली मिर्ची। तो संस्कृत में यवन प्रिय किसको कहा गया, पेपर को। रोमन कॉइन्स जो थे गोल्ड के, सिल्वर के, वो भी हमें सदर्न पेनिनसुला में मिले हैं। इससे ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि इंडो रोमन ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, और इंडियन मर्चेंट्स इस इंडो रोमन ट्रेड के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाते थे। बेटा अब हम बात करेंगे अदर ऑक्यूपेशंस की, दूसरे व्यवसाय की। ठीक है, देखो अगर हम इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस की बात करें तो उस टाइम में जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस होते थे जिनके रिगार्ड में हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है वो है स्पिनिंग एंड वीविंग।
पहले तो कॉटन से धागा बनाना, फिर धागे से उसको बुनना, है ना, वूल निकालना, वूल से थ्रेड बनाना, फिर थ्रेड से स्वेटर वगैरह बनाना। तो स्पिनिंग और वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करते थे। मेटल वर्क, मेटल में काम हुआ करता था। कुछ लोग तलवारें बनाते थे, भाले बनाते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते थे जो डेली यूज़ के होते थे। ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाई जाती थी। आइवरी का यूज़ होता था ऑर्नामेंट्स बनाने में और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाने में। देखो, ऑर्नामेंट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट किससे बनाए जाते थे बेटा? आइवरी से, क्योंकि आइवरी पे कार्विंग करना, है ना, बहुत आसान था। आइवरी किसको बोलते हैं बेटा? हाथी दाँत। तो उस पे कार्विंग करके बहुत अच्छी-अच्छी दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। उरायूर एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे कॉटन के। उरायूर वॉज़ अ लार्ज सेंटर ऑफ क्लॉथ्स दैट वर मेड ऑफ कॉटन। कुछ पोएट्स के अकॉर्डिंग जो कॉटन ड्रेस थी बहुत स्मूथ और शाइनी हुआ करती थी। तो कुछ लोग तो ऐसे समझते थे कि ये जो कॉटन है ये स्नैक की स्किन से बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू सम पोएट, कुछ पोएट के अकॉर्डिंग जो कॉटन ड्रेस होती थी वो इतनी स्मूथ और इतनी शाइनी होती थी कि कुछ लोग इसको क्या समझ लेते थे? केंचुली। केंचुली का मतलब क्या होता है? स्नैक की स्किन। शिप बिल्डिंग एक और काम था जो भी प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन की तरह लिया जाता था। बहुत सारे आर्टिशियंस को जॉब प्रोवाइड करता था शिप मेकिंग, शिप बिल्डिंग, शिप बनाई जाती थी उस टाइम में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होती हैं बेटा? एक तरीके के बायर और एक तरीके के सेलर्स जब मिलके ग्रुप बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गिल्ड। ये जो गिल्ड होती हैं ये फिर प्राइस, दूसरी टर्म्स, कंडीशन तय करती हैं। तो व्यापारिक गिल्ड को अब हम पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स को हम पढ़ेंगे। गिल्ड्स इम्पॉर्टेंट पार्ट थी या इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी इकोनॉमी का। गिल्ड हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द पीपल। देखो, उस टाइम में जो भी लोग रहते थे उनके लिए गिल्ड का बहुत इम्पोर्टेंस था। गिल्ड इंस्टीट्यूशन जो थे उनका बहुत इम्पोर्टेंस था। संगम एज में गिल्ड का बहुत इम्पोर्टेंस था। जो गिल्ड थी वो रूल्स बनाती थी, काम कैसे होगा, क्वालिटी को कंट्रोल करती थी, प्राइस को कंट्रोल करती थी फिनिश प्रोडक्ट का। ठीक है, ये लोग आपस में मिलजुल के प्राइजेस को डिसाइड कर लेते थे, क्वालिटी को डिसाइड करते थे। जो गिल्ड थी वो हमेशा एकजुट होके काम करती थी। एकजुट होके मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने अपने प्राइस अलग डिसाइड कर लिए। एक गिल्ड में जितने भी लोग होंगे वो प्राइस का जो डिसीज़न होगा, क्वालिटी का जो डिसीज़न होगा, जो टर्म्स कंडीशन होगी उसको आपस में बैठ के देखते थे। कई बार गिल्ड बैंकर्स की तरह भी काम करती थी, फाइनेंसर की तरह काम करती थी। गिल्ड बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी करती थी, बहुत सारे काइंड्स की वो सर्विसेज भी देती थी। बहुत प्रकार की सर्विसेज देना, सोसाइटी को सर्व करना भी काम गिल्ड का हुआ करता था। हर गांव में, हर शहर में बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लोग रहते थे। ठीक है, इन ईच विलेज एंड टाउन पीपल फॉलोइंग वेरियस ऑक्यूपेशन, लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। लिव्ड लार्जली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर ऑल दो इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आस पास पास भी रहते थे। देखो कैसे हैं, बोल रहे हैं कि अगर एक ऑक्यूपेशन का व्यक्ति है और दूसरा दूसरे ऑक्यूपेशन का व्यक्ति है तो उनके काम अलग अलग हैं, तो वो एक दूसरे से अलग थे पर रहते तो सब पास पास। बेटा अब हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। सोशल बोले तो सामाजिक, इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक। कैसे सामाजिक आर्थिक इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में? बेटा जब हम संगम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर शार्प डिस्टिंक्शन या इनइक्वालिटीज़ देखने में मिलती है हमको रिच और पुअर में। ठीक है, संगम एज में सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो थे, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तो थी लोगों के बीच में। जो रिच लोग थे बड़े बड़े घर बनाते थे ब्रिक से, मोटर से, है ना, जाकि जो गरीब थे वो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। संगम पोएट भी हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं हंटर्स का। ठीक है, हंटर्स हट फुल ऑफ bows and shield and shepherds houses were curds and butter। देखो संगम पोइट भी इस बात का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो हंटर्स लोग थे उनके घर में हमेशा आपको एरोज, बो, शील्ड्स मिलेंगे, जबकि जो चरवाहे शेपर्ड्स लोग थे उनके घर में आपको हमेशा दही, बटर मिलेगा। वो दही और बटर को प्रोड्यूस करते थे सेल करने के लिए। अच्छा, संगम लिटरेचर से हमें लर्न ब्राह्मण्स की कंडीशन का भी पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, रिच मर्चेंट्स कैसे रहते थे। हमने देखा है कि
जो राजा होते थे और जो रूलिंग क्लास के मेंबर होते थे, ये बड़े बड़े ग्रैंड बिल्डिंग बनाते थे, है ना। बहुत ही भव्यता से रहते थे। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? भव्य होना, बड़ा और सुंदर और भव्य घर होता था राजाओं का और नॉबल रूलिंग क्लास के लोगों का। जो रॉयल प्रीस्ट होते थे वो भी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स में ही रहते थे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंस थी इन प्रीस्ट की, कि बताते थे राजा को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शगुन है, क्या अपशगुन है। तो इनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत थी बेटा उस टाइम। क्लियर है? So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.